और हमारी सहयोगी सृष्टि इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रही है। सृष्टि, इस समय क्या हो रहा है वहां पर, ये बताइए, क्योंकि लॉन्चिंग के बाद बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो चंद्रमा की सतह पर होना है वो तो हमें थोड़े दिन बाद पता लगेंगे, लेकिन इस समय वहां पर क्या चल रहा है, बताइए जरा। बिल्कुल, आप देखिए मृदुल, हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं मीडिया सेंटर में, जहाँ पर कुछ ही देर के बाद में अभी आपने संबोधन लगातार सुना था जो इसरो चेयरमैन हैं सोमनाथ, उन्होंने भी संबोधन दिया। इसके साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह का भी आपने संबोधन यहाँ पर सुना। कुछ ही देर के बाद में यहाँ पर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। एक एक करके जो डायरेक्टर्स हैं उनके आने की शुरुआत भी हो गई है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कि जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका बहुत ज़्यादा रही है इस पूरे मिशन में, अलग अलग डिवीजन के जो डायरेक्टर्स हैं उनको आप यहाँ पर देखें, उनको आप यहां सुन पाएंगे। इसके साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एस सोमनाथ यानी कि जो इसरो के चेयरमैन हैं उनको आप यहां पर सुनेंगे। इससे पहले आपने लॉन्चिंग के तुरंत बाद आपने सुना भी किस तरीके से उन्होंने बधाई दी और किस तरीके से उन्होंने ये बताया भी कि कितने लंबे समय के बाद और कितनी कड़ी मेहनत के बाद में इस पूरे चंद्रयान जो 3 को लॉन्च किया गया, किस तरीके से इस पूरे मिशन को लॉन्च किया गया। 2019 के बाद से ही जो लूपहोल्स रहे हैं उसे यहां पर पूरा करने के बाद इसे लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और वो दिन हर किसी को याद आता है जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हुए थे, मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उसके बाद भी आपने देखा कि पीएम ने किस तरीके से मोटिवेट किया और उन्होंने ही ये कहा कि हम इस मिशन को असफल नहीं मान सकते, क्योंकि चंद्रमा तक हम पहुंचे जरूर, लैंडिंग हमारी हार्ड रही। जो मकसद था चंद्रयान 2 का वो पूरा भले नहीं हो पाया, लेकिन मिशन पूरी तरीके से फेल नहीं रहा। इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर एग्जाम में भी हम कभी किसी पेपर में फेल हो जाते हैं, उसके बाद अगर हमें इस तरीके का दिलासा दिया जाता है कि आगे आप बेहतर कर सकते हो, वो एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी क्षेत्र में। चाहे हम किसी बच्चे की बात करें जब वो एग्जाम में फेल होता है, या फिर हम किसी ऐसे बड़े मिशन की बात करें जो देश को और ज़्यादा गौरवान्वित करता है, तो जाहिर है कि एक मोटिवेशन ज़रूर मिला देश के प्रधानमंत्री से। और उसी के बाद आपने देखा कि बहुत कड़ी मेहनत के साथ में इसरो ने इस पूरे मिशन को एक बार फिर से तैयार किया। उसी उम्मीद, उसी मेहनत के साथ में तैयारी यहाँ पूरी की गई। जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस यहाँ पर किए गए। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराना ये बहुत ही ज्यादा। पल अपडेट हमें वहां से दे रही हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। के सिद्धार्थ सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हम उस पथ पर आगे बढ़ गए हैं जहां कोई बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। उस जगह भारत पहुंचने वाला है। चांद के उस हिस्से की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो मिशन ये किया गया, उसका मकसद ये है जहां से किसी ने कोई तस्वीर नहीं देखी। इसको उस लिहाज से अगर देखा जाए, समझा जाए, तो कैसे एक वैज्ञानिक इन चीजों को समझता है और देखता है? भारत वास्तविक रूप में चांद के उस हिस्से पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं है। भारत उस हिस्से पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है जिसका जन्म 4.5 अरब साल पहले हुआ था और आज तक वैसा ही है जो जन्म के समय था। भारत उस हिस्से पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है जिस स्थान का तापमान लगभग हमेशा -150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और इसका अर्थ हुआ कि पृथ्वी के जन्म के समय जो पानी उस स्थान पर मौजूद हुआ करता था, वो पानी वैसे ही मौजूद होगा जो 4.5 अरब साल पहले हुआ करता था। भारत उस हिस्से को लक्षित कर रहा है जहां से वह आउटर स्पेस पर सिग्नल भेज सके, जहां पर आउटर स्पेस को अच्छी तरीके से देख सके, इस स्थान पर कुछ टेलीस्कोप स्थापित कर सके या कोई भी काम कर सके। इस दृष्टि से यह जो काम हो जाता है वो बिल्कुल ही अजूबा हो जाता है। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि इस स्थान पर जो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो प्लाज्मा किरणें हैं, जो भी कुछ हैं, उनका जो प्रभाव होता है वह अनसर्टेन होता है, ऊपर नीचे होते रहता है। चांद की ग्रेविटी भी इस स्थान पर चूँकि पोल है इसलिए हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है। मतलब कि आप ऐसा समझिए कि एक तो यह लॉन्च इस रूप में है कि आप कल्पना कीजिए कि आपको 100 किलोमीटर दूर से आपको एक सिक्के के ऊपर गोली मारनी है, आप मार पाएंगे? भारत यह काम करने जा रहा है। और इतना ही नहीं, वह सिक्का उछल कूद भी रहा है, घूम फिर भी रहा है, कभी चमक भी रहा है, कभी नहीं चमक रहा है, वह काम करने जा रहा है भारत।
तो भारत का यह काम है पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला है। पूरी दुनिया इस बात को देख रही है कि इसने कैसे करके काम किया होगा, और इतना ही नहीं, इतने सस्ते दर पर। आप सोचिए कि कुछ कुछ लोगों ने फिल्में बनाई, वह इससे अधिक महंगी थी, और भारत ने उससे कम में चांद के ऊपर में एक मिशन छोड़ दिया, और वह भी मिशन अभी तक जो फ्लॉलेस है। अब तो चांद पर ये उतर कर ही रहेगा, क्योंकि अब बीच में कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट स्टेज पार कर गया, सेकेंड स्टेज पार कर गया, थर्ड स्टेज पर अब जा रहा है। अब सिर्फ चक्कर लगाना शुरू करेगा। ये ऐसे स्थान पर है, पृथ्वी के उस ऑर्बिट में है जहां पर इसे सुरक्षा ही सुरक्षा मौजूद है। तो अब इसके बाद आगे ही इसे बढ़ना है, और एक बार आगे बढ़ गया तो पूरी दुनिया की जो निगाह है इसके ऊपर में ऐसी लगी रहेगी कि भारत का बहुत अच्छे से समझाया कि सिद्धार्थ सर, बहुत आसान भाषा में समझाया हमारे दर्शकों को, क्योंकि दर्शकों को समझाना भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। सफलतापूर्वक हम पहुंच चुके हैं, आपने कहा कि अब कोई कठिनाई नहीं आएगी। जब हम वहां पहुंच जाएंगे, और आपने कहा कि ये शोध में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा, लेकिन इसका भविष्य में कितना फायदा मिलेगा, और पूरी दुनिया, सिर्फ केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया को इससे क्या फायदा मिल सकता है, कितना महत्वपूर्ण ये है? पहला फायदा इससे ये होगा, अगर वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो इसको 4 भागों में बांट देते हैं। वैज्ञानिक रूप से क्या होगा, भू राजनीतिक रूप से क्या होगा, भारत में क्या होगा, और आर्थिक रूप से क्या होगा। तो सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से देख लेते हैं। तो भारत जिन जिन चीज़ों को टेस्ट कर रहा है वहाँ पर, तो टेस्ट करने के क्रम में वह क्या कर, वहाँ की मिट्टी को टेस्ट कर रहा है। उस मिट्टी में क्या हो रहा है कि जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं जिस स्थान पर भी पड़ रही किरणें, तो वो किरणें पड़ रही हैं तो वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो किरणें प्लाज्मा स्टेट में बदल जाती हैं, और जब वो मिट्टी में आती हैं तो मिट्टी में अवशोषित हो जाती हैं। जी सर। इसलिए उसमें अच्छी खासी मात्रा में हीलियम 3 मिलता है। अब हीलियम 3 को लेकर आप उसका एक बैग लेकर भारत में चले आइए, और आपने नाभिकीय संलयन की एक भट्टी बना ली है यहाँ पर। 1 साल तक आपको किसी भी एनर्जी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नंबर 1। दूसरा कि उस स्थान पर अगर आपको कुछ ऐसे मेटल मिल जाते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाते हैं जो पृथ्वी की सतह पर एरोड हो चुके हैं, अपरदित हो चुके हैं वहाँ पर, तो आप सोचिए कि एक री का मिलना चीन में रेयर एलिमेंट है, मतलब वेनेडियम या ट्रियम। चांद की उत्पत्ति कैसे हुई, ये मोबाइल इंडस्ट्री को जानने की जो जिज्ञासा है सर, मुझे लगता है कि आपको मैं रोक रही हूँ, इसके बाद वो उन सवालों के भी शायद जवाब जरूर मिलेंगे। और